अस्सलाम वालेकुम सामीन। प्रोग्राम रेडियो हेल्थ टाइम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उस्मान गनी एक नए मेहमान के साथ और एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। सामीन, गर्मी का मौसम है और जो गर्मी की वजह से हमें जो मुश्किलात दरपेश हैं, या जो हमारे लोग धूप में जिनको काम करना पड़ता है, या जो बाज़ार में जाते हैं सौदा सल्फ लेने, हमारा एक बड़ा तबका स्टूडेंट है, कॉलेज़ में जाते हैं, या जो हमारा बुज़ुर्ग तबका है, तो उनको गर्मी की शिद्दत की वजह से मुख्तलिफ़ तरह की मुश्किलात हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी इन मुश्किलात को ही एड्रेस करेगा। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आपका तारुफ़ डॉक्टर जाहिद अहमद ख़ान, आपका ताल्लुक़ डिविजनल टीचिंग हस्पताल मीरपुर से है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज में बतौर सीनियर रजिस्ट्रार और मेडिकल स्पेशलिस्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर जाहिद अहमद ख़ान साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। जो आज हमने प्रोग्राम सेट किया, जैसे कि आपको डॉक्टर उस्मान गन ने बताया, वो आज के हवाले से और स्पेशली गर्मियों के हवाले से बहुत ही अहम है। वो टॉपिक है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं और इसका फिर इलाज क्या है। और सबसे पहले ये है कि इसमें जो है हमारा जो प्रिवेंशन जो हम कहते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हीट स्ट्रोक यह है कि जब इंसान की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं कि इसको हीट स्ट्रोक हो गया। और साथ इसको कोई ऐसी दिमागी तौर पर कुछ अलामात आ जाएं, जैसे कि उसको गुनूदगी हो, उसको चक्कर आ रहे हों, वो बेहोश हो जाए, उसको झटके लग रहे हों, तो फिर हम ऐसे पेशेंट को जिसका इतना टेम्परेचर हो और प्लस ये उसको अलामात हो, तो हम उससे कहते हैं कि इसको हीट स्ट्रोक हो गया। तो हीट स्ट्रोक जो है वो कुछ उसकी माइनर फॉर्म है, कुछ सीवियर फॉर्म है। ठीक है, तो माइनर में ये होता है कि जैसे हम आप लोग से वाकफ़ भी हैं, जैसे हम कहते हैं जी गर्मी में पित्त निकल आई है, जिसका जो है वो हीट रैश कहते हैं, वो हो सकता है। जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं जी कि हमें कुड़ल पड़ना शुरू हो गए हैं जी, जो मसल क्रैम्प्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर पाँव वगैरह में या हाथों में सोजिश हो सकती है, इससे थोड़ा बहुत चक्कर भी आ सकता है। तो कुछ तो ये इस तरह के जो माइनर किस्म के हीट स्ट्रोक्स हैं। ठीक है, तो दूसरा जो इसकी मेजर फॉर्म है वो है कि हीट स्ट्रोक। इसकी भी आगे कुछ टाइप्स हैं, जिसे हम कहते हैं जी एक्सेशनल हीट स्ट्रोक, जो कि ज़्यादातर जो है वो नौजवानों में होता है। उन नौजवानों में जो ख़ास करके बाहर काफ़ी देर तक धूप में या खेलते कूदते रहते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो ये ज़्यादातर यंगर जो एज है उसमें कॉमन है। दूसरा होता है जो नॉन एक्सेशनल क्लासिकल हीट स्ट्रोक होता है, वो ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होता है और उन लोगों में होता है जिनमें साथ कोई बीमारी है, लाइक उसमें कोई शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या वो कुछ ऐसी अद्वियात ले रहे हैं उन एक्सट्रीम ऑफ एज, या फिर बच्चों में होता है जो कि कम एज के हैं। क्योंकि इन दोनों जो एक्सट्रीम ऑफ एज है, इसमें जो हमारा नॉर्मल मैकेनिज़्म होता है वो उस तरह से तरह फॉल नहीं होता है। तो इसलिए ये जो दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोन है कि उनमें हीट स्ट्रोक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे सामीन को बताएं कि हीट स्ट्रोक होने की वजूहात क्या हैं। जी, जैसा कि आप सबको पता है कि हीट स्ट्रोक की वजह सबसे यही है कि ज़्यादा देर जो हम जो धूप में जाते हैं। ठीक है, जो भी जितना भी हमारा गर्मी वाले मौसम में जो कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म है, या जो हमारा जो मौसम है जिसमें तब्दीलियाँ, वैसे भी ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में क्लाइमेटिक चेंजेस आ गई हैं, तो सबका टेम्परेचर चेंज हो गया। लेकिन जो हमारा जो खिता है ख़ासकर जो पाकिस्तान का, और उसमें सौथर्न पाकिस्तान और फिर आज़ाद कश्मीर में मीरपुर कह लें, कोटली और मुजफ्फराबाद, ये जो एरियाज़ हैं, इनमें जो है वो हीट्स हमारा जो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली जो वो 40 प्लस जाता है। ठीक है, तो ऐसे इलाके जिनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है ये चीज़। एक तो हीट वेव है जो बीच में कभी कभी कुछ में जैसे आजकल चल रही है, ठीक है, और कुछ एक तो वैसे भी हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है। तो उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जी धूप में रहना, धूप में काम करना, धूप में ज़्यादा देर रहना। उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि जो उसमें प्रिवेंशन है, जो हम उस पर बात करेंगे थोड़ी सी पहले, कि हम कैसे इसको जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसे बचा जा सकता है। तो वो लोग जो धूप में ज़्यादा देर काम करते हैं, ठीक है, खासकर जो हमारा मज़दूर तबका है, तो उनकी तो मजबूरी है कि काम करें, तो उसको कैसे बच सकते हैं, इससे उसके लिए क्या किया जा सकता है। उसमें यह है कि एक तो वो अपनी टाइमिंग एडजस्ट करें, मतलब उसमें कोशिश करें कि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके 10 बजे तक, 11 बजे तक अपना काम ख़त्म कर लें, या फिर जो वो लेट स्टार्ट करें, लाइक उसमें 4 या 5 बजे के बाद से लेके शाम तक काम करें। तो जब धूप की जो इंटेंसिटी है, जो शिद्दत है, वो कम हो जाए उस वक्त करें। दूसरा ये है कि जो उस दौरान जो है वो अगर उन्हें काम करना है तो उस दौरान वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। नॉर्मली ये होता है कि हम जब प्यास लगती है पानी पीते हैं, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें यही है कि हम शेड्यूल्ड वो करें कि हम पानी पीते जाएँ, साथ हर आधे घंटे बाद, हर घंटे बाद
डिपेंडिंग अपॉन के किस कंडीशन में है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। दूसरा ये है कि हम कहते हैं इसके कूलिंग ब्रेक्स ये है कि उसमें थोड़ी देर के लिए अगर उनके पास कोई साया है तो उसमें चले जाएँ, कोई अगर वहाँ पे करीब कोई पंखा वगैरह लगा हुआ है तो वहाँ चले जाएँ, या कुछ लोग जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पर अगर कहीं किसी ऑफिस में एयर कंडीशन है तो वहाँ चले जाएँ। तो ये जो थोड़ी देर के लिए हम जाते हैं, थोड़ी सी कूलिंग ब्रेक लेते हैं, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। जो बंदा एक बाहर धूप में काम कर रहा है, काफ़ी देर तक रहता है, तो ये कहते हैं कि तकरीबन 150 किलो कैलोरीज जो है या 10 गुना उसका जो हीट प्रोडक्शन मैकेनिज़्म है, जो इंसान के अंदर हीट पैदा होती है, वो बढ़ जाती है। तो इसलिए कम से कम टाइम रहना है, और जो टाइम है उसमें आपने कूलिंग ब्रेक्स लेनी है ताकि उसमें कम से कम जाएँ। फिर यह है कि कोई अपने पास जो है आप वो अपना रखें, कोई कपड़ा गीला रखें, उससे बार बार जिस्म, चेहरा वगैरह, गला वगैरह ये गीला करते रहें। बर्फ़ वगैरह है तो उसका भी इस्तेमाल करें। तो इस तरह से उसमें बचना है। बाकी जो है एक्सट्रीम ऑफ एज में पहले बात की है, बुज़ुर्गों और बच्चों को कोशिश करें कम से कम बाहर जाएं, ठीक है। और उसमें वही है कि साथ पानी पिएँ, कोई कपड़ा वगैरह सर पे लें, छतरी वगैरह लें, ठीक है। तो इस तरह साया वाली जगह पे उसमें जाएँ। तो इसमें सिर्फ आपने अपने आप को बचाना है इससे, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने पहले जिक्र किया था एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक और नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक, ये हमारे सामीन को बताइएगा कि ये क्या, इनसे क्या मुराद है? जी, एक्सर्शनल स्ट्रोक से मुराद ये है कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, ये यूजली मैं बताया जैसे पहले भी कि यंगर जो लोग हैं, हमारे नौजवान जो बाहर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या कोई भी गेम करते हैं, वो जो हमारे बच्चे कॉलेज वगैरह में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है, वो लोग जो बाहर एक्सर्शन करते हैं या लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं, शौकीन होते हैं एक्सरसाइज के, इस तरह से ये उन लोगों में बहुत कॉमन है। तो इसलिए ऐसे जितने भी हैं, पहली बात तो वही बात है कि इसको अवॉइड करें। अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो सबसे बेहतर है। अगर नहीं हो सकता तो वही बात है कि इसमें टाइमिंग एडजस्टमेंट करें, पानी पिएँ ज़्यादा, तो ये वो ज़्यादा है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि नॉन एक्सर्शनल क्लासिकल हीट स्ट्रोक, ये होता है ओल्ड एज में, जो हमारे एक्सट्रीम ऑफ एज और बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो उसमें जो है वो क्योंकि उनका जो हीट जो हमारा एक अल्लाह मियां ने निज़ाम रखा है कि जितनी हमारे अंदर हीट पैदा होती है उतनी ही ज़ाया होती है, और उतना ही हीट जो प्रोडक्शन और हीट जो लॉस है वो बैलेंस रहता है। तो ये जब इम्बैलेंस इसमें हो जाता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जो कोर टेम्परेचर, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसका यह है कि ये ओल्ड एज में और बच्चों में ये जो हमारा जो मैकेनिज़्म है इसको नॉर्मलाइज़ करने वाला उतने फाल नहीं होता, बच्चों में उतना फाल होता नहीं, और बड़ों में जो एज की वजह से उस तरह से रहता नहीं है फाल। तो फिर क्या होता है कि हीट जो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये जो नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक है, ये बैठे बिठाए, आप अंदर भी बैठे हुए हैं किसी गर्म जगह पे या बाहर थोड़ी देर धूप में बैठे हैं तो उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर एक्सरसाइज करें या कुछ करें। जो भी आप गर्मी का मौसम, खासकर आजकल जो दिन है, इसमें ये बहुत कॉमन है। हीट स्ट्रोक में भी बुखार हो जाता है, और आम जो दूसरा बुखार है उसको इससे किस तरह हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, या हीट स्ट्रोक किस तरह आम बुखार से मुख्तलिफ चीज़ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें यह है कि हम क्या अलामात होती हैं हीट स्ट्रोक की, और इनको हम बाकी बीमारियों से कैसे हम इसको मुख्तलिफ समझते हैं या कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। तो हीट स्ट्रोक में जो बुखार होता है वो बहुत तेज़ बुखार होता है, ठीक है। यूजुअली हम उसी वक्त हीट स्ट्रोक लेबल करते हैं जब ये 104 फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, तो तब हम इसको लेबल करते हैं। साथ जो और भी इसमें जो इनिशियली आपको अलामात स्टार्ट होती हैं वो यही होती हैं कि इसमें आपको सर दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और जो ख़ासकर जो नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक है उसमें ये होता है कि पसीना नहीं आता। जो एक्सर्शनल स्ट्रोक है उसमें पसीना आ सकता है, लेकिन जो नॉन एक्सर्शनल है ओल्ड एज में उसमें पसीना बिल्कुल नहीं आता, पसीना बंद हो जाता है, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, आपको क्रैम्प्स पड़ना शुरू होंगे, आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू होगा, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या हो सकता है, उसे आप बेहोश हो सकते हैं, आपको झटके लग सकते हैं। तो शुरू में ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत आपको बिहेवियर के चेंजेस आएँ, आप थोड़े से जो है वो इरिटेबल हो जाएँ, ठीक है। तो इस तरह की अलामात होंगे। अब इसको दूसरे बुखार से कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसमें मुख्तलिफ और अलामात आ सकती हैं। लाइक फ़र्ज़ करें अगर किसी पेशेंट को आजकल की कोविड शोविड है तो उसमें है, तो उसमें जो है वो बाकी उसमें बॉडी एक्स वगैरह जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो सकते हैं, उसमें साथ खांसी हो सकती है, उसमें सांस की तकलीफ साथ हो सकती है, ठीक है। उसमें आपका जो है वो उल्टी पेचस हो सकती है, उसमें जो है उस साथ जो है टेस्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। बाकी फ़र्ज़ करें किसी को आजकल मलेरिया और जो है टाइफाइड वाला सीज़न है तो उसमें भी होता है, तो उससे हम इससे डिफ्रेंशिएट करें कि जो मलेरिया वाला बुखार होता है वो आपको सर्दी लग के होता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें आपको सर्दी नहीं लगती है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा कपकपी लगती है। जो आपका हीट स्ट्रोक वाला बुखार है इसमें कपकपी उस तरह से नहीं लगती है, ठीक है।
फिर उसमें ये होगा कि हिस्ट्री होगी कि जी मच्छर ने काटा है, कहीं बाहर रहे हैं, ट्रैवलिंग की है, तो यूजुअली इसमें नहीं होती। इसमें यही होगा कि जी बाहर काम करते रहे हैं, ज़्यादातर धूप में रहे हैं, तो इस तरह से हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो टाइफाइड वाला बुखार है उसमें भी वो यूजुअली सर्दी लग के होता है, उसमें साथ में सर दर्द और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, तो उसमें साथ कब्जी हो सकती है या डायरिया भी लग सकता है, ठीक है। तो इसमें फिर जो है आगे चल के हम जो एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, उससे हमें काफ़ी सारी से इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर हम लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाते हैं कुछ, उससे हमें काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है। इस तरह से हम जो है वो इन मरीज़ों को दूसरे बुखार जो होता है उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उससे फिर इसकी तशख़ीस इस पे। अच्छा, हीट स्ट्रोक में गला ख़राब, खांसी, नज़ला ज़ुकाम हो सकता है? इसके इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। इसमें ज़्यादा यही है कि मरीज़ को शुरू में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उसमें सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पेट में दर्द हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है, ठीक है, और फिर जो है वो उसको पसीना आना बंद हो जाएगा, फिर आस्ता आस्ता उसकी और तबीयत उसमें मतली आ सकती है, वो नीम गुनूदगी में जाएगा, फिर हो सकता है उसको झटके लगने जो शुरू हो जाए और वो बेहोश हो जाए। तो इसमें जो आपको गला ख़राब वाली है ये अलामात ज़रा कम होती हैं, ठीक है। अच्छा, अमली तौर पर एक पेशेंट जो है उसको इस तरह की गर्मी का सामना हो गया है, या उसको लग रहा है कि हीट स्ट्रोक, वो बाहर काम कर रहा था या बाहर वो ज़्यादा देर धूप में रहा है, तो उसको वो खुद क्या कर सकता है, या उसके जो होते हैं जो अटेंडेंट्स हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अमली तौर पर उस टाइम घर में क्या कर सकते हैं? जी, इसमें यह है कि हम 2-3 इसमें जो इसकी मैनेजमेंट है, ये जो ट्रीटमेंट है, उसको हम डिवाइड करते हैं कि एक प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट है और एक हॉस्पिटल में मैनेजमेंट है। तो प्री हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि उसके जो भी अगर फ़र्ज़ करें वो खुद होश हवास में है मरीज़, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा धूप में काम किया और मुझे ये चांस है, तो फौरी जो है वो साए में चला जाए, कहीं पे अगर पंखा वगैरह है उसके नीचे चला जाए, या फिर अगर कोई एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी है तो वहाँ चला जाए फौरी तौर पर। धूप से वो फौरी तौर पर पहले उसने अपने आप को रिमूव करना है, वहाँ से उसने हटना है। उसके बाद अगर वो होश में है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। उसके बाद अगर वो कोई उसके पास फैसिलिटी है, कोई बर्फ़ शरफ़, तो वो अपने जिस्म पे बर्फ़ लगाए, ख़ासकर वो अपने जो आर्म पिंट है एक्जिला में वहाँ पे बर्फ़ रखे, कुल्लू में बर्फ़ रखे। तो ये जो है उसने पानी कोई ठंडा है, उसके पास कोई कपड़ा है, तौलिया वगैरह, रुमाल वगैरह है, ठीक है, तो उससे गीला करके अपने माथे पे, अपने गले पे, अपने सारे जिस्म पे लगाए। अगर उसके पास फैसिलिटी तो वो फौरी तौर पर गुस्ल कर ले, तो ये वो खुद से कर सकता है। अगर वो इस हालत में नहीं है कि वो अपनी केयर खुद कर सके तो उसको ज़रा असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो जो भी साथी हैं उसके साथ जो भी हैं वो इमीडिएटली उसको ये सारे अमल वो करें, ठीक है। उसको फौरी तौर पर वहाँ से धूप से रिमूव करें, उसको साए में ले जाएं, उसको पंखे वगैरह के नीचे ले जाएं, उसको फौरी तौर पर पानी अगर है तो उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, और फिर अगर लेकिन वो अगर बेहोश है तो फिर उसको वो पानी ना पिलाएं। फिर उसके जिस्म पे सारे पे पानी लगाएं, पट्टियाँ करें उसकी ठंडी, ठीक है, और फिर फौरी कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल लेके जाएँ। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में किसी को भी तेज़ बुखार हो जाता है तो वो ठंडे पानी की पट्टियाँ की जाती हैं, तो हमारे सामीन को बताइएगा कि पट्टियाँ कितनी देर करनी चाहिए और जिस्म के किन किन हिस्सों पर अगर की जाएं तो वो ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसमें यह है कि अगर तो आपके पास ठंडा पानी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप नीम जो आम घर में पानी इस्तेमाल कर सकते हैं उससे भी की जा सकती हैं। तो ये कोई रुमाल ले लें, कोई तौलिया ले लें, कोई भी कपड़ा ले लें, दुपट्टा वगैरह, ठीक है, उसको गीला करके कोशिश करें। अगर पंखा वगैरह है, अगर वो नहीं है तो हाथ से जो पंखा वगैरह झूलते हैं वो हो सके तो आपने ये करना है कि अगर तो आपके पास बर्फ़ है तो आपने बाजुओं के नीचे एक्जिला में जो आर्मपिट भी कहते हैं वहाँ पे और कुल्लू में बर्फ़ रख दें उसकी, ठीक है। अगर वो बर्फ़ नहीं है तो फिर जो है वो ठंडे पानी की, अगर कोई आपके पास रुई शुई है तो वो ठंडा करके वहाँ पे रख दें थोड़ी। बाकी जो है आपने सारे जिस्म पे, स्पेशली आपने माथे पे, बाजुओं पे, पेट पे, पाँव पे, इन पे क्या करना है, आपने पानी लगा देना है। और साथ ही अगर पंखा चल रहा है जैसे ही पानी खुश्क हो फिर लगा देना। ये नहीं है कि आपने पट्टियाँ डाल के ऊपर रख दी हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बेहतर तरीका ये है कि आप पट्टी गीली करके ऊपर लगाते जाएँ पानी, जैसे वो खुश्क हो तो फिर लगाते जाएँ। तो इससे जो है वो जल्दी बुखार कम हो जाता है, इससे जो है जो बॉडी टेम्परेचर हमारा है वो जल्दी कम हो जाता है। अच्छा, क्या बर्फ़ के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो भी जिस्म पर रख सकते हैं? जी बिल्कुल, बर्फ़ के जो इसका अभी जो हम इस पर बात करते हैं, जो हम हॉस्पिटल में जो इसके इलाज है, जो घर में भी किया जा सकता है, वो ये है कि हमने किसी न किसी तरीके से पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर उसको कम करना है। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर पेशेंट जितना भी जल्दी उसका हम टेम्परेचर कम कर लेंगे तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी जो मॉर्बिडिटी है, मोर्टेलिटी है, वो बहुत कम हो जाती है।
तो इसमें जो हम हॉस्पिटल में इलाज करेंगे वो ये है कि इमीडिएटली हम पेशेंट का कोशिश करेंगे कि उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कम किया जाए। उसके लिए जो तरीके हमारे पास हैं उसमें सबसे यही है कि हम पेशेंट को ठंडा करें। वो हम उसके लिए उसको ठंडा पानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसके सारे जिस्म पे ठंडा पानी लगाना शुरू कर दें। उसको जो है वो जो आइस पैक हैं वो लगाना शुरू कर दें। अगर हमारे पास बर्फ़ है तो वो सारे जिस्म पे उसके ऊपर बर्फ़ रख दें। स्पेशली जो मैंने कहा कि एक्जिला और आर्मपिट्स वगैरह में रखें और कुल्लू में रखें, ठीक है। तो उससे हम उसका बॉडी टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट ये है कि 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो, और हम यूजुअली होता है कि हम 39 से नीचे लेके जाएं उसको। तो जितनी जल्दी हम ये लेके जाएंगे इतना ही चांस है कि उसकी पेचीदगियाँ, उसकी कॉम्प्लिकेशन कम होगी। उसके लिए बेशुमार और भी तरीके हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। एक होता है कि आइस वाटर इमर्शन, कि एक टैंक बनाया होता है उन्होंने जिसमें वो पेशेंट को पूरा के पूरा उसमें डुबो देते हैं। उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन भी हैं, उसके फ़ायदे भी हैं। और उसकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि एक तो उसमें यह है कि बाज़ दफ़ा पेशेंट को सर्दी लगना शुरू हो जाती है, पेशेंट कांपना शुरू हो जाता है। तो जब जैसे ही पेशेंट में शिवरिंग होगी तो बॉडी टेम्परेचर फिर से बढ़ सकता है। दूसरा ये है कि अगर अपने पेशेंट को पूरा ही उसमें जो है वो डुबो दिया तो आपको मॉनिटरिंग मुश्किल हो जाएगी, उसका आप वाइटल्स कैसे लेंगे, ये थोड़ा सा उसकी कॉम्प्लिकेशन में आता है। दूसरा जो तरीका है हम उसे कहते हैं कि एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का ये है कि हम जिस तरह हम उसकी बॉडी सारी पे आपने ठंडा पानी लगा दिया, पंखे वगैरह चला दिए, उसके ऊपर एक जो है पेडिस्टल फ़ैन या जो भी है लगा दिया, तो ये तरीका रिलेटिवली उससे सेफ़ है, बेहतर है। लेकिन इसमें यह है कि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है इसमें बॉडी टेम्परेचर कम होने का। फिर यह है कि हम उसको जो है वो कूलिंग कुछ ब्लैंकेट्स होते हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल शायद नहीं है, वो कर सकते हैं कि उसको वो रखें। फिर हम ये कर सकते हैं कि जो उसको हम बॉडी बाकी सपोर्टिव मैनेजमेंट है, लाइक उसको जो डिहाइड्रेशन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, पानी ज़्यादा कम, तो उसमें फिर हम उसको हाइड्रेशन बेहतर करते हैं। उसमें हम ड्रिप्स वगैरह लगा सकते हैं उसको। उसका भी ये है कि हम ऐसी ड्रिप्स उसको ठंडा करके लगाएं। यूजुअली हम ये करते हैं कि उसको बर्फ़ में डाल देते हैं या जो आइस पैक्स में डाल देते हैं ताकि वो ठंडा फ्लूइड हम उसको दें, उससे भी कम होता है। फिर यह है कि हम जो है उसको और देखते हैं कि ज़ाहिर है वो धूप में रहा है तो उसमें हो सकता है उसकी शुगर भी कम हो, तो उसके लिए हम देखते हैं उसकी शुगर कैसी है, उसको फिर मैनेज करते हैं। उसमें अगर बहुत ज़्यादा कम है तो हम उसको 25% इम्प्यूल वगैरह शुगर के देते हैं। अगर थोड़ी कम है वो ओरल ले सकता है तो हम उसको कोई जूस वगैरह पिला सकते हैं। इस तरह से हम जो है, तो हमारा टारगेट ये है कि जितनी जल्दी उसका टेम्परेचर कम हो वो बेहतर है पेशेंट। सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो हेल्थ टाइम अपने मेज़बान डॉक्टर उस्मान गनी के साथ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद अहमद खान, आपका तारुफ़ है, और डिविजनल टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज में बतौर सीनियर रजिस्ट्रार और बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इस जो हीट स्ट्रोक है इसकी तशख़ीस कैसे मुमकिन है? जी, इसकी तशख़ीस जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो है एक तो ये है कि पेशेंट की अलामात, उसकी हिस्ट्री वो बताएगा जी मैं बहुत ज़्यादा देर धूप में काम करता रहा हूँ या धूप में रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये बात है। अगर धूप में नहीं भी रिया जैसे कि नॉन एग्जिस्टेंशियल जो हमारा जी स्ट्रोक है उसमें वो कहेंगे कि घर में हमारे उस तरह से कोई एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी नहीं है या आजकल लाइट का बड़ा इशू है तो उसमें लाइट वगैरह नहीं होती, तो आपको जो एल्डरली हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको चांस होता है कि जी स्ट्रोक। फिर हम उसको कैसे तशख़ीस करते हैं? एक तो हिस्ट्री में ये बात होती है। दूसरा ये होता है कि फिर अलामात वो कहेंगे जी हमारे सर में दर्द है, जिस्म में दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, जिस्म जो है हमारे मसल में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, ठीक है, या हो सकता है कि मरीज़ जो है वो नीमगुनूदगी में हो, ठीक है। तो ये जब अलामात आएंगी तो फिर हम उसको एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें जो हम न्यूरोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हैं वो देखते हैं, प्लस फिर कुछ हम टेस्ट भी करते हैं इसमें। सबसे पहले जो चीज़ है वो टेम्परेचर है, तो पेशेंट का टेम्परेचर हम देखते हैं। अगर वो 104 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा चांस हैं कि जो है ये स्ट्रोक हो गया है। एक तो उसकी हिस्ट्री है, प्लस अगर ये टेम्परेचर आ गया है तो है। कुछ हम जो ब्लड के टेस्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा डेफिनेट तो नहीं है डायग्नोसिस के लिए, लेकिन यह है कि वो हमें तशख़ीस में सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम उसमें ब्लड CP जो हम आम एक टेस्ट करते हैं CBC, तो उसमें हो सकता है कि उसको डिहाइड्रेशन की वजह से या किसी और वजह से उसकी जो होती है ना वाइट ब्लड सेल काउंट जो है टोटल सेल काउंट वो हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ और भी टेस्ट उसके करवाते हैं। लाइक हमने एक्सरे करवाया, हो सकता है उसके जो है वो वहाँ फेफड़ों में बहुत ज़्यादा पानी आ गया उसका दिल, क्योंकि ये जो आपका इसमें थोड़ा सा हमने पहले भी बात किया, अभी थोड़ा सा इसमें ये करते हैं कि होता क्या है स्ट्रोक से हमारे जिस्म में क्या चेंजेस क्या आती हैं। तो हमारे जिस्म का जो कुदरती तो निज़ाम है कि एक जो हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस इसको बैलेंस करता है, तो एक टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसमें क्या होता है जब आप एक्सेसिव हीट एक्सपोजर होता है आपका बहुत ज़्यादा हीट, तो हमारा जो थर्मोस्टेट है जो हमारे दिमाग में एक हाइपोथैलेमस होता है उसमें होता है,
तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी से सिग्नल जाते हैं तो वो उसका जो थर्मोस्टेट का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो फाल नहीं रहता, तो उसका जो कह लें कि लेवल है वो बढ़ जाता है, तो इस तरह हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें होता है कि जो हमारा जो बॉडी के स्ट्रक्चर हैं, जो हमारे सेल्स हैं, वो किस चीज़ से बने, वो प्रोटीन्स और फास्फोलिपिड से ज़्यादातर बने हुए होते हैं। तो इसमें जैसे देखा होगा आपने कि हमारे जो हम घरों में आप देखते हो कि हम अंडा जो बॉयल करते हैं या जो पकाते हैं तो क्या होता है, वैसे तो वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वो हीट से देखें वो बिल्कुल जो है वो जब हम उसके करते हैं तो वो जम जाता है। एक वो जो अंडा बॉयल करते हैं तो वो बेसिकली वो अंडा भी प्रोटीन और लिपिड से ही बना होता है। ठीक है, तो वो देखें जो उसकी प्रोटीन जो है जब उसकी हीट से क्या होता है वो बिल्कुल पक के कैसे बन जाती है। ऐसे ही इंसान के जिस्म के खुलिये भी प्रोटीन से बने होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं। तो जब एक्सेसिव हीट जाती है तो वो डीस्टेबलाइज हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं, उनमें तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। जब उनमें तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है तो वो अपना काम सही से नहीं करते। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट हमारे जो बॉडी ऑर्गन, स्पेशली हमारा जो दिमाग है, हमारा दिल है, हमारे गुर्दे हैं, हमारा जो है वो जिगर है, तो इनमें जो है जब ये डिस्टेबलाइजेशन होती है, डी नेचर शुरू होती है, इसमें तोड़ फोड़ शुरू होती है, तो ये खुलिये ठीक से काम नहीं करते। फिर में इसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है, कुछ अंदर से प्रोटीन ऐसी होती हैं जो बनना शुरू हो जाती हैं, इसमें साइटोकिन रिलीज़ होती हैं, एक हीट शॉक प्रोटीन होती है, हीट शॉक प्रोटीन 70 को कहते हैं, वो रिलीज़ होती है। तो वो ये सारी चीज़ें मिल के फिर जो होता है हमारे जो ऑर्गन का डैमेज शुरू हो जाता है, उस तरह से काम नहीं करते फिर नॉर्मली। ठीक है, फर्ज करें हार्ट है तो वो काम ठीक नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, एक तो ये होगा कि वो हमारी जो स्किन, जो हमारा जल्द का जो निज़ाम है सारा, के हमारे जो नॉर्मली क्या होता है जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो जो आपका कोर टेम्परेचर है, जो आपको हाइपोथैलेमस को पैगाम जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि आपके जो कार्डियक आउटपुट है उसको बढ़ा देता है, आपके दिल की जो काम करने की सलाहियत है वो बढ़ा देता है, ताकि दिल ज़्यादा ज़ोर से पंप करे और हमारी जो स्किन है उसमें ज़्यादा ब्लड जाए। तो जो स्किन में ज़्यादा ब्लड जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, जो एवेपोरेशन का मैकेनिज़्म है वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वहाँ से क्या होगा, और जो स्किन के जो हमारे वेन्यूल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं, जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा काम करना शुरू हो जाती हैं, तो स्किन में हमारे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। वहाँ से फिर क्या होता है कि स्वेटिंग के ज़रिए जो बॉडी जो है वो टेम्परेचर उसको वो रेगुलेट होता है, स्वेटिंग होती है, फिर हवा से जो है वो सारी देखें खुश्क हो जाती है, फिर आपको थोड़ी देर बाद सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो ये एक मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए दिल क्या करता है कि पंप करता है ताकि वो खून ठंडा होकर बाकी जिस्म में जाए। ठीक है, स्किन के ज़रिए। तो जो लोग, मैं पहले भी बात कर रहा था, एल्डरली हैं, बुढ़ापे में, या जिन लोगों को दिल के प्रॉब्लम हैं, साथ को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो उसमें यही मसला होता है कि उनके ये जो फिज़ोलॉजिकल मैकेनिज़्म है करेक्शन का, ये काम नहीं कर रहा होता, तो इसलिए फिर उनकी बॉडी हीट जो या कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो हमारे जितने भी आर्गन हैं, जो वाइटल्स आर्गन है हमारे, इनका फेलियर हो जाता है, तो इसलिए फिर जो है इसमें पेचीदगियाँ आ जाती हैं आगे। तो ये जो है हीट स्ट्रोक क्वाइट फैटल है, मतलब ये कोई आसान सी चीज़ नहीं है। अगर इसका प्रॉपर तरीके से और जल्द फौरी इलाज ना किया जाए तो कहते हैं कि इसकी 80% मोर्टेलिटी है, और अगर जल्द से जल्द और बेहतर इलाज किया जाए तो आप इसको कम से कम कर सकते हैं, बिलो 10% भी कर सकते हैं। तो इसलिए इससे बचना और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिज़ीज़ बहुत फैटल है, इसकी जो है मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें बचने के चांस उस तरह से बहुत कम है। अभी आपने जिक्र किया था कोमॉर्बिड्स का, ये क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, ये थोड़ी सी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। तो इसमें यह है कि उस मरीज़ में एक तो हीट स्ट्रोक हो गया, इसके अलावा जो पहले से बीमारियां चल रही हैं, लाइक उसमें अगर शुगर है, उसमें ब्लड प्रेशर है, उसको कोई गुर्दे के प्रॉब्लम है, उसको कोई दिल का प्रॉब्लम चल रहा है, उसको कोई एंजियोप्लास्टी हुई हुई है, ठीक है, साथ अगर उसको इन्फेक्शन उसको अभी रिसेंट हो गया है, साथ कोई अगर उसको पेशाब का कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ये जितनी भी साथ उसको पहले से बीमारी चल रही है, कोई जोड़ों की बीमारी है, तो इसको हम कहते हैं कि कोमॉर्बिड कंडीशन, कि पहले से उसको कोई बीमारियां चल रही हैं। तो ऐसे मरीज़ जो है वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनको ज़्यादा चांस होते हैं कि वो हीट स्ट्रोक से, एक तो उनको होने के भी ज़्यादा चांस होते हैं, और फिर यह है कि उनमें कॉम्प्लिकेशन पेचीदगियों में ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि उनका जो नॉर्मल फिज़ोलॉजिकल मैकेनिज़्म है जो हीट लॉस वाला है वो उस तरह से प्रॉपर फॉल नहीं रहा। तो कुछ अद्वियात भी हैं जो कि इसको फॉल नहीं रहने देती, लाइक जो हार्ट के पेशेंट हैं उसमें ब्लड प्रेशर कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स एक दवाई है वो देते हैं, टेनॉर्मिन वगैरह के नाम से आती हैं। तो वो क्या करती हैं, जो हमारी जिल्द में जो स्किन में जो हमारा फ़्लो है खून का वो कम कर देती हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है ऑपरेशन वाला वो कम हो जाता है। तो ये भी जो है बीमारी के साथ साथ जो कुछ अद्वियात लोग ले रहे होते हैं, ख़ासकर जो लोग अल्कोहलिक हैं, हमारे यहाँ शुक्र है इतना इसकी रेशो नहीं है, जो लोग शराब नोशी वगैरह करते हैं वो भी इसके लिए ठीक नहीं है। कुछ लोग जो एडिक्ट्स वगैरह होते हैं, ड्रग लेते हैं, कोकेन वगैरह, तो ये बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो ये अद्वियात जो लोग ले रहे होते हैं
तो बाकी कुछ और भी अद्वियात हैं, काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है, वो भी जो है जो हमारा नॉर्मल मैकेनिज़्म है उसको उतना फ़ाल नहीं रहने देती। तो वो भी ज़रूरी है कि उसकी हिस्ट्री में आप पेशेंट से पूछें कि वो जो आपकी बाकी कंडीशन है उसके लिए आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसका जानना भी ज़रूरी है। हीट स्ट्रोक के साथ फालज हो सकता है? जी बिल्कुल, हीट स्ट्रोक के जो प्रेजेंटेशन है जो इसकी है उसमें, क्योंकि साथ न्यूरोलॉजिकल जो दिमाग मतलका आपकी हैं, तो उसमें इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है आपकी उस तशख़ीस के लिए। तो बिल्कुल इसका मरीज़ जो आएगा वो हो सकता है कि आपको ऐसे लगे कि इसको फालज हो गया है, वो बिल्कुल वैसे ही आएगा। फिर हम इसको फर्दर जो है हम सीटी स्कैन करवा के उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें जो अलामात मिलती जुलती होंगी हीट स्ट्रोक के साथ। अगर फालज के मरीज़ को बुखार भी साथ तेज़ है 104 या उससे ज़्यादा है, तो फिर हम ज़रूर सोचेंगे कि ये हो सकता है कि हीट स्ट्रोक हुआ हो, उसकी वजह से इसको फालज हुआ हो। अच्छा, हमारा जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो हमारे बहुत से जो सामीन हैं वो माएँ भी हैं, वो हमारी बहनें भी हैं, वो ये प्रोग्राम सुनते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरह से हीट स्ट्रोक से या गर्मी के जो असरात हैं उनसे बचा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी समझ लें कि बहुत सारी आबादी का एक परसेंटेज है बच्चे खासकर जो है स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग जो है, तो वो उसमें यह है कि प्रिवेंशन का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, सबसे पहले यह है कि बच्चों को ऐसे कपड़े पहना के भेजें, और स्कूल जो स्पेशली प्राइवेट स्कूलों ने भी जो है यूनिफॉर्म में रिलैक्सेशन की हुई है। ठीक है, तो उसमें जो है हाफ स्लीव वगैरह और शॉर्ट्स वगैरह अपना के बच्चों को अपना सकते हैं। एक्सेसिव क्लोथिंग ना करें बच्चों में, बनियान वगैरह, अंडर गारमेंट्स वगैरह वो कम से कम पहने। ठीक है, फिर जो है स्कूल्स वगैरह में रिलैक्सेशन देते हैं, वो अब शूज़ की बजाय अगर वहाँ पे कोई सैंडल्स वगैरह ये तरह से इस्तेमाल करें तो ये भी बेहतर है। फिर बच्चों को आप घर से भी और उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, बॉटल्स दें, और उन्हें बताएं कि आपने पानी पीते रहना है। ये नहीं कि आपको प्यास लगेगी आप पानी पिएँ, या जो आपकी लंच ब्रेक या टी ब्रेक जो होगी उसमें पानी पिए, आपने उन्हें कहना है कि अपनी बॉटल पास रखें और बीच में थोड़ा थोड़ा अपने पानी पीते रहना है। फिर यह है कि कोशिश करनी है स्कूल इंतज़ामिया को भी इस बात पे होना चाहिए कि बच्चों को बाहर ना जाने दिया जाए, बच्चों को प्ले जो आपको टाइम होता है उसमें ना जाना दिया जाए कम से कम। फिर बच्चों को आप उसको अम्ब्रेला वगैरह, छतरी वगैरह साथ दें, अगर कोई बच्चे पैदल जाते हैं तो उसमें जो है वो छतरी वगैरह लें। फिर जो है उसमें एक तो क्लोथिंग का आपको बता दिया कि उसमें फिर पानी, फिर जो है बाहर खेलने से बच्चों को, अगर बच्चे ही होते हैं तो वो उसमें आपने रोकना है कि बच्चे बाहर से कम खेलें। ठीक है, और जो हमारे जो स्कूल कॉलेज गोइंग हैं तो उसमें यह है कि गेम सेम्स का होता है, हमारे यहाँ कहीं स्पोर्ट्स वगैरह होती हैं, एनुअल वगैरह जिस तरह भी हैं, तो उसमें देखें अगर, तो पहली बात है कि उसको डिले किया जाए इस सीज़न में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ ना किया जाए, और दूसरा ये अगर बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हैं तो उसके टाइमिंग्स वगैरह रखें, और इनडोर गेम्स कर लें जाके इसके आउटडोर गेम्स वगैरह करें। तो इसमें यही है कि पानी ज़्यादा पिएँ, और फिर जो है वो बीच में वही कूलिंग ब्रेक्स का मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जहाँ भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल है साए में चले जाएं, पंखे के नीचे चले जाएं, जहाँ पे एयर कंडीशन फैसिलिटी है वहाँ पे जाके बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह से इससे बचा जा सकता है। हमारा जो हाइपोथैलेमस है, जो दिमाग का हमारा एक हिस्सा है, वो हमारा टेम्परेचर और जो ये सारा कोल्ड और हीट को कंट्रोल करता है। तो एक बंदा जो है वो अंदर एसी में या एयर कंडीशनर के नीचे बैठा हुआ है और 2-3 बजे वो बाहर निकल जाता है, तो क्या ये फ़िक्स पैटर्न है या हर बंदे पे डिपेंड करता है कि वो इतनी देर धूप में रहे तो उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है, या अपना वो बॉडी का मैकेनिज़्म है कि वो उसको ऑब्जॉर्ब कर सकता है और हीट को वो निकाल सकता है? तो इस वाले से क्या कोई फ़िक्स पैटर्न है हर बंदे के साथ, या अपनी अपनी एबिलिटी है बंदे पर्सन टू पर्सन? जी बिल्कुल, इसमें यह है कि ये फ़िक्स पैटर्न नहीं है, इसमें हर बंदे की जो है वो अपना लेवल है। ठीक है, उसमें यह है कि डिपेंड करता है कि उसकी एज कितनी है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका वेट कितना है, उसका BMI कितना है, उसको साथ वही बात है कि कोई और बीमारी तो नहीं है, वो कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा, उसका हीट एक्सपोजर कितना है, वो बाहर कितनी देर रहा है। ठीक है, वो किस क्लाइमेट से आया है। फ़र्ज़ करें कई लोग हमारे जो UK वगैरह में या ठंडे कंट्रीज़ में रहते हैं, जब वो पाकिस्तान में आते हैं, अगर फ़र्ज़ करें वो अर्ली आ गए हैं, मार्च अप्रैल में ही आ गए हैं, तो फिर जाके जब वो एक्सपोजर उनका होगा जून जुलाई में, तो उनको इतना हीट स्ट्रोक चांस होने के कम है। एक बंदा जो डायरेक्टली आया है जून जुलाई में या गर्म मौसम में, तो उसको ज़्यादा चांस है क्योंकि उसकी एक्लेमेटाइजेशन नहीं हुई है, वो उससे आदी नहीं हुआ उस टेम्परेचर से। तो ये एक्लेमेटाइजेशन का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। जो लोग स्लोली इससे एक्सपोजर होते हैं वो एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, वो उससे आदी हो जाते हैं, उनमें कम चांस हैं। जो लोग एकदम से इतने टेम्परेचर में जाते हैं तो उनके चांस ज़्यादा होते हैं कि उनको हीट स्ट्रोक होगा। तो ये बाकी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बिल्कुल फ़िक्स नहीं है। अच्छा, हीट स्ट्रोक के साथ कोई स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं?
जी बिल्कुल, इसमें यह है कि जो हमारा जो हीट लॉस का मैकेनिज़्म है उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है स्किन का, ठीक है? उसके बाद उस पेशेंट का रोल है कि हार्ट उसका कैसा काम कर रहा है, और तीसरा है कि उसकी जो है वो वॉल्यूम स्टेटस कैसा है, कि उसमें पहले से कोई डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गई है। फिर उस पेशेंट का अगर फ़र्ज़ करें कि उसको कार्डियक डिजीज़ है, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया, तो फिर उस पेशेंट का नॉर्मल जो फिज़ियोलॉजिकल मैकेनिज़्म है वेट लॉस का वो मुतासर हो जाएगा। फिर पेशेंट को अगर कोई स्किन की डिजीज़ है, ठीक है, लाइक सोरियासिस है उसको, या कोई और डिजीज़ का है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। फ़र्ज़ करें उसकी नॉर्मल स्किन जो है, अगर फ़र्ज़ करें एक पेशेंट की 100% नॉर्मल है तो उसमें बेहतर जो है वो हीट लॉस होगी। अगर एक पेशेंट की स्किन रही जो उसकी फंक्शनल स्किन है वो 40% है या 50% है, तो उसमें उस तरह से जो हीट लॉस का मैकेनिज़्म है वो उतना फाल नहीं रहेगा। तो ये मरीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोन है, बहुत ज़्यादा चांस है इसमें कि इसमें हीट स्ट्रोक जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस पेशेंट की स्किन की कंडीशन कैसी है, फंक्शनल है पूरी या नहीं है। सामीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट थे डॉक्टर जाहिद अहमद ख़ान, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डिविजनल टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर, और आपका ताल्लुक़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज से भी है। आज हमने बात की हीट स्ट्रोक पर, और अपने सामीन को बताते चलें कि हीट स्ट्रोक कोई बीमारी नहीं है, आप अपने आप को खुद बचा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप सिर्फ एहतियात करके, एहतियात का दामन थाम कर आप अपने आप को बचा सकते हैं। अपने जो अज़ा हैं उनको बचा सकते हैं, जिसमें दिमाग है, दिल है, गुर्दे हैं या आपकी जिल्द है। तो सिर्फ एहतियात से, जिस तरह हमारे जो मोअज़्ज़िज़ गेस्ट हैं उन्होंने सारा कुछ बता दिया। ज़्यादा पानी पिएं और धूप में ना निकलें, अगर निकलें भी तो सर पर कपड़ा लेकर निकलें, या फिर अगर कोई आपको ऐसा मसले से आप दो चार हो जाएं तो ठंडी जगह पर आ जाएं, पंखे के नीचे आ जाएं, ज़्यादा पानी पिएं और फिर पट्टियाँ कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या आप समझते हैं कि आपके मरीज़ की हालत ठीक नहीं है, तो फौरी तौर पर अपना जो करीबी मुआलिज है उससे रजू करें और अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचाएं, गर्मी की इस शिद्दत से बचाएं। बस एहतियात का दामन थाम कर और ज़रा प्लानिंग करके, जो हमारा मज़दूर तबका है उसको चाहिए कि अपने जो वर्क है उसको ज़रा प्लान करके, और हम गवर्नमेंट जो हुकूमत वक्त है उससे भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए ख़ास टाइम में ड्यूटी जो है उसमें छुट्टी होनी चाहिए। जो गर्मी का मौसम जब तकरीबन 12-1-2 बजे 3 बजे तक गर्मी का मौसम जो है वो अपने पीक पर होता है, तो हम हुकूमत वक्त से जो हमारा जो भी अरबाब इख्तियार हैं उनको चाहिए कि जो लेबर फोर्स है इसके लिए जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद कराएं, और जो हमारा जो तबका है, मज़दूर तबका है, वो इस हीट स्ट्रोक से या गर्मी की शिद्दत से अपने आप को बचा सके। सामीन, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे नासिर अली ख़ान साहब। आज हमारे साथ जो शरीके गुफ्तगू रहे डॉक्टर जाहिद अहमद ख़ान थे, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और आपसे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपने गेस्ट डॉक्टर जाहिद अहमद ख़ान साहब को और अपने मेज़बान डॉक्टर उस्मान गनी को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।